गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है और जो गैस का टेम्परेचर होता है उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। वो रिलेशन अभी हम लोग डिराइव करेंगे, है ना। तो अभी थोड़ा देर पहले हमने जो डिराइव किया था कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज इक्वल टू m इंटू n बाई 3v इंटू VRMS स्क्वायर, ये डेरिवेशन किया था हमने। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3PV इज इक्वल टू m इंटू n इंटू VRMS स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू n इंटू हाफ m इंटू VRMS का स्क्वायर, है ना। अब देखेंगे ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे कोई इक्वेशन में फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। तो अब ये आएगा 3/2 PV बाई n इज इक्वल टू हाफ m इंटू VRMS स्क्वायर। ठीक, अब जो PV है आइडियल गैस इक्वेशन से इसको लिखते हैं NR इंटू T डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गया 1/2 इंटू m इंटू VRMS स्क्वायर। ठीक, तो 3/2, ये जो n है ये है नंबर ऑफ मोल्स, है ना। अगर ये नंबर ऑफ मोल्स है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो तो हम लोग लिख सकते हैं इसको एवोगाड्रो नंबर, है ना, एवोगाड्रो नंबर इनटू, तो इसको हम लोग देखते हैं, ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया R इंटू T। ठीक, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, एवोगाड्रो नंबर में अगर नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना, एवोगाड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ मोल्स, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएगा। ये हो जाएगा हाफ m इंटू VRMS स्क्वायर। तो अब देखेंगे यहाँ से n और ये n कैंसिल हो गया, है ना। तो ये आया 3/2, तो ये हो गया 3/2। R को लिख सकते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू T डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू हाफ m, ये हो जाएगा VRMS का स्क्वायर। ठीक, तो इसमें से देखेंगे एवोगाड्रो नंबर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3/2 kT इज इक्वल टू हाफ m VRMS स्क्वायर। ठीक है, तो VRMS स्क्वायर क्या है, ये हो गया टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ट्रांसलेशनल जो है, ट्रांसलेशनल मोशन इसका हमने 3 डायरेक्शन में कंसीडर किया था, x, y और z, है ना। तो इसको अगर हमें लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं हाफ m Vx स्क्वायर, हाफ m Vy स्क्वायर और हाफ m Vz स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT। ठीक है, चूंकि ये तीनों इक्वल हैं, है ना, Vx इज इक्वल टू Vy इज इक्वल टू Vz, तो ऐसा कर सकते हैं 3/2 kT इज इक्वल टू 3/2 m Vx स्क्वायर, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हाफ m Vx स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1/2 kT। ठीक है, मतलब एक इसका जो है, अगर x डायरेक्शन में मोशन है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ kT होगी,
उसी तरह से y डायरेक्शन में होगी तो हाफ mvy² होगी, और इतनी ही z डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ना, या यूं कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक डायरेक्शन में जो मोशन है उसकी एनर्जी हाफ kT है, दूसरे डायरेक्शन वाले भी हाफ kT है, तीसरे डायरेक्शन वाली हाफ kT है ना। तो इसको कहा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग अभी आगे डिफाइन करेंगे। तो किसी मॉलिक्यूल की अगर 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो तीनों की एनर्जी हाफ kT और हाफ kT होगी, तो कुल मिलाकर के 3/2 kT हो जाएगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। किसी गैसियस मॉलिक्यूल का टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक क्वांटिटी डिफाइन की जाती है जिसको कि कहा जाता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि कोई मॉलिक्यूल है तो वो कितने तरीके से अपने पास काइनेटिक एनर्जी रख सकता है, या यूं कहें कि वो स्पेस में कितने तरीके से ट्रैवल कर सकता है, तो उसको कहा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज नंबर ऑफ independent ways through which a gaseous molecule can have kinetic energy, काइनेटिक एनर्जी। तो जैसा कि इसको समझने के लिए हमने एक फिगर बनाया है। उस फिगर में आप देखेंगे कि एक रॉड है और एक रेड कलर का रिंग है जो कि इस रॉड में फंसा हुआ है। तो हम देखेंगे कि ये रिंग कितने तरीके से चल सकता है ना। तो देखेंगे कि जो रिंग है वो रॉड के पैरेलल ये ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, यानी रॉड के पैरेलल लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है। तो इसकी एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। ठीक, उसी तरह से ये एक एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर सकता है। जैसे यूं कहें ये जो रॉड है, रॉड के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, तो इसकी एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसके पास 2 तरीके से काइनेटिक एनर्जी आ सकती है। एक जो है रॉड के पैरेलल वाले डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और रॉड को एक्सिस मान करके जो रोटेशन होगा वो वाली इसकी रोटेशनल एनर्जी। तो कह सकते हैं कि फॉर रिंग टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा², है ना। मतलब एक ट्रांसलेशन वाली और एक रोटेशन वाली, इसको कहेंगे ट्रांसलेशन वाली काइनेटिक एनर्जी है एक, और ये है एक रोटेशन वाली। ठीक, ये 2 तरीके की इसके पास एनर्जी हो सकती है। तो कहेंगे सो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिंग इज 2 तरीके से इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। और ये 2 तरीके से जो एनर्जी होगी इसको कैलकुलेट करने का बहुत ही अच्छा सा तरीका बताया मैक्सवेल ने, है ना। मैक्सवेल ने एक लॉ बताया जिसको कि कहा जाता है मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी,
है ना। तो ये जो लॉ है ये कहता है कि किसी मॉलिक्यूल की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिवाइड हो जाती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना। तो इसको जो इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल is equally distributed among its all degrees of freedom, all degrees of freedom। ठीक, एक तो ये हो गया स्टेटमेंट। फिर ये भी कहा जाता है एट temperature T Kelvin, at temperature T Kelvin, kinetic energy of a molecule corresponding to each degree of freedom is half kT, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ kT, ठीक है। और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली एनर्जी बराबर भी होती है, ये कहा, ठीक। तो हम ऐसा अगर टेम्परेचर पता हो तो हाफ kT एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी और दूसरे के भी हाफ kT, जहां पर वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। तो ये हमें K तो कांस्टेंट है, T टेम्परेचर हमें पता होगा, तो हम एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी बता सकते हैं कि हाफ kT होगी। अगर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी तो 2 इंटू हाफ kT हो जाएगी। तो जैसे रिंग की एनर्जी निकालनी हो तो रिंग की टोटल एनर्जी हम लोग कितना बताएंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग इज इक्वल टू, कहेंगे कि ये जो हाफ mv² है ये भी हाफ kT है और ये जो हाफ I⍵² है ये भी हाफ kT है ना। क्योंकि कहा गया कि दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी इक्वल होगी और हाफ kT होगी, तो कुल मिलाकर के ये हो गया K इंटू T। तो इस तरह से आप देखेंगे कि रिंग जैसा अगर कोई मॉलिक्यूल हो तो उस मॉलिक्यूल का हमें मास भले ही नहीं पता हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भले ही पता नहीं हो, फिर भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हाफ kT को उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, ठीक। तो इसी तरह से कोई और दूसरे तरीके के मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि स्फेरिकल मॉलिक्यूल हो गया, है ना, और एक लीनियर रॉड जैसा मॉलिक्यूल हो गया, तो उनके लिए भी अगर हमें सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो तो हम बता सकते हैं कि उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी किसी टेम्परेचर पर कितनी होगी, ठीक। तो इसके लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जानना ज़रूरी है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जानने के लिए हमने एक टेबल बनाया हुआ है और इस टेबल में हम लोग जानेंगे कि किस गैस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है कितनी होती है। तो जो पहला कॉलम है इसमें हम लोग भरेंगे एटॉमिसिटी ऑफ गैस, मतलब गैस जो है वो मोनोएटॉमिक है कि डाई एटॉमिक है, कैसा है। दूसरे में हम लोग रखेंगे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और तीसरे कॉलम में रखेंगे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, और तीसरे कॉलम में रखेंगे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम,
ठीक, तो पहले कॉलम हम रखते हैं, पहला जो रो है उसमें रखते हैं मोनो एटॉमिक गैस का। तो मोनो एटॉमिक गैस जो होता है वो माना जाता है कि स्फेरिकल शेप का होता है। तो स्फेरिकल शेप का होगा तो स्पेस में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर सकता है, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में भी चलेगा, वाई डायरेक्शन में भी चलेगा और जेड डायरेक्शन में भी चल सकता है ये। और इसलिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका लिखेंगे 3। ठीक, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका नेग्लेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि साइज बहुत छोटा माना जाता है और उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नेग्लेक्ट कर दी जाती है। इसलिए जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लेक्ट कर दी गई तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी नहीं आएगा और इसलिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3। उसी तरह से जो दूसरे टाइप की गैस होती है जिसको कहा जाता है डाई एटॉमिक गैस। अब डाई एटॉमिक गैस जो होता है वो एक रॉड जैसा होता है, ऐसा। ठीक है, तो रॉड जैसा होता है तो ट्रांसलेशन तो खैर ये भी 3 तरीके से कर सकता है, एक्स, वाई और जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका भी लिखेंगे 3। लेकिन जब रोटेशन की बात करेंगे तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम ऐसे माने कि एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, लेंथ के पैरेलल है और एक जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा ऐसे, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आती है ml²/12, है ना। उसी तरह से जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करेगा तो भी इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी ml²/12। लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 0 हो जाता है क्योंकि ये लेंथ के पैरेलल है। ठीक, तो 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी जो है वो नेग्लेक्ट नहीं की जा सकती, एक नेग्लेक्ट कर दी जाती है। इसलिए 3 परपेंडिकुलर एक्सिस में से सिर्फ 2 एक्सिस ही है जिसके अबाउट रोटेशन से इसके पास एनर्जी आएगी, तीसरी वाली नेग्लेक्ट हो जाती है, यानी तीसरी रोटेशनल एनर्जी गायब हो जाती है। तो इस तरह से इसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग रखेंगे 2, तो टोटल हो जाएगा 5। उसी तरह से अब आता है पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक में ट्राई एटॉमिक भी हो सकता है, 4 वाले एटम वाले हो सकते हैं, 5 एटम वाले हो सकते हैं, है ना। तो अब पॉली एटॉमिक में 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो ये है कि लीनियर हो सकता है, लीनियर का मतलब जैसे डाई एटॉमिक है तो वैसे ही ये भी रॉड जैसा हो सकता है ना। तो ये भी अगर रॉड जैसा होगा तो इसकी भी ट्रांसलेशनल होगी 3 और रोटेशनल होगी 2, जैसा डाई एटॉमिक के लिए था। टोटल हो जाएगा 5। अब अगर कोई ऐसा पॉली एटॉमिक है जिसमें जो कि लीनियर नहीं है ना, एंगुलर है, तो एंगुलर का मतलब होता है कि जैसे अगर ट्राई एटॉमिक हो तो ट्रायंगुलर हो सकता है, अगर 4 एटॉमिक होगा तो एक क्वाड्रेंगल बन सकता है ना। तो अब ऐसा कोई शेप होगा जो कि लीनियर नहीं है तो इसकी कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लेक्ट नहीं की जा सकती, है ना, जैसा कि इस वाले केस में की गई थी। तो इसमें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 आ जाएगी, जबकि ट्रांसलेशनल तो 3 होती ही है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका हो जाएगा 6। ठीक, तो इस तरह से हमने अभी सीख लिया कि किस टाइप के गैस की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो तो कैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, है ना। इसके लिए हम लोग ये मैक्सवेल का इक्विपार्टीशन लॉ यूज करेंगे, है ना, कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी हाफ kT होती है। तो अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी F × हाफ kT। ठीक, तो लिखते हैं इसको, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू F × kT/2। kT/2 एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी है, F अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो F से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल की टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी हो गई। ठीक, अब कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल molecules is equal to एवोगाड्रो नंबर इंटू एफ के टी बाई 2। अगर एक मॉलिक्यूल की इतनी है तो 1 मोल की कितनी हो जाएगी, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक मोल में एवोगाड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, अब एफ इंटू के इंटू एन ए इंटू टी बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं एफ आर टी बाई 2। तो 1 मोलिकुल्स की एनर्जी इतनी हो गई। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल मोलिकुल्स इज इक्वल टू n इंटू एफ आर टी बाई 2। एक मोल की, हमने देखेंगे आप कि एक मोल की एनर्जी इतनी थी, तो n मोल की n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल n मोल की एनर्जी इतनी हो गई। अब जैसा कि हम जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी के अलावा और कोई भी एनर्जी नहीं होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होती है, तो उनके पास जो भी अपनी एनर्जी होती है या इंटरनल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही होती है। तो इसी काइनेटिक एनर्जी को ही गैस की इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ n मोल गैस is equal to U is equal to NFRT by 2, है ना। तो n मोल गैस की एनर्जी इतनी हो गई एट टेम्परेचर T। ठीक, अब ये पूछा जाएगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी of n mole gas when temperature changes from T1 to T2। तो लिखेंगे डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। U2 को लिखेंगे NFR इंटू T2 बाई 2 माइनस NFR T1 डिवाइडेड बाई 2, यानी NFR बाई 2 इंटू T2 माइनस T1, और इसी को कहते हैं U2 माइनस U1, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस, और ये हो गया इंटरनल एनर्जी एट टेम्परेचर T। एक एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि अ फ्लास्क ऑफ वॉल्यूम 10 to the power minus 3 meter cube contains 3 into 10 to the power 22 oxygen molecules at certain temperature the mass of one oxygen molecule is 5.3 into 10 to the power minus 26 kilogram, and
RMS velocity of these molecules at same temperature is 400 meter per second. Calculate the pressure of गैस। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू m0 इंटू n डिवाइडेड बाई 3 इंटू V इंटू VRMS का स्क्वायर। ठीक, तो देखेंगे कि ये सारे वैल्यूज क्वेश्चन में दिए गए हैं। एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो दिया गया है ना, एक मॉलिक्यूल का मास m0 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 5.3 इंटू 10⁻⁻26। तो रखेंगे 5.3 इंटू 10⁻⁻26। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, तो ये रखा है, देखेंगे 3 इंटू 10⁻22, 3 इंटू 10⁻22 इंटू RMS वेलोसिटी यहाँ बताया गया है 400 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। सारे क्वांटिटी SI यूनिट में दिए गए। 3 इंटू ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में देखेंगे बताया गया 10⁻³ तो 10⁻³ रख देंगे। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 8.48 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना। तो ये हो गया प्रेशर का वैल्यू। ठीक, इसके बाद एक और एग्जाम्पल करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, द टेम्परेचर of a gas consisting of a rigid diatomic molecule at temperature 300 केल्विन। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। अभी ये एग्जाम्पल है, द टेम्परेचर ऑफ ए गैस consisting of rigid diatomic molecules at temperature T is equal to 300 Kelvin. Calculate the root mean square angular speed of the molecule if its moment of
inertia, its moment of inertia is equal to I is equal to 2.1 into 10 to the power minus 39 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें एंगुलर स्पीड पूछा गया है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो वो होता है हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर। ये बताता है टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कैसे? 1/2 एम इंटू आर एम एस वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं 3 बाई एम, है ना। ये लिखते हैं, इसका रूट लिखते हैं, लेकिन स्क्वायर है तो ये गायब हो जाएगा और एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 3kT/2। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3, है ना। और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी होती है हाफ kT, तो हाफ kT इंटू ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, ये टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बताता है। और वो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर करने से आ जाता है। ठीक, तो उसी तरह से अगर हम ये कहें कि टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा आर एम एस का स्क्वायर करें, तो ये भी आ जाना चाहिए, है ना। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ आर मतलब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू kT/2। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में यहाँ बोला गया, यहाँ कहा गया है कि ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 2 इंटू kT/2 यानी kT। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो यहाँ से अगर ओमेगा आर एम एस का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2kT/i का रूट। ठीक, ये हो गया। और अगर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें, तो 2 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 इंटू टेम्परेचर बताया गया है 300 केल्विन डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 2.1 इंटू 10⁻39। ये देखेंगे आप CGS यूनिट में दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग SI यूनिट में कन्वर्ट करें तो 2.1 इंटू 10 टू द पावर -39 इंटू 10 टू द पावर -7 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से कुल वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो फाइनल जो आंसर आएगा होगा 6.3 इंटू 10 टू द पावर 12 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आ गया RMS एंगुलर स्पीड ऑफ द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल।